ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक आपकी होम लोन की ईएमआई क्यों बढ़ जाती है, या बैंक में एफडी कराने पर कभी ज्यादा ब्याज मिलता है तो कभी कम? इसके पीछे एक ही चीज है, आरबीआई का एक फैसला। ये फैसला हर 2 महीने में होता है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। अभी 5 अगस्त को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की टीम ने फैसला किया कि फिलहाल ब्याज दरें नहीं बदलेंगी, यानी आपकी ईएमआई अभी जितनी है उतनी ही रहेगी। जल्दी बढ़ने या घटने की उम्मीद नहीं है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका ईरान के बीच तनाव है और उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम तय करने वाला कच्चा तेल ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जब भी यह खबर आती है, इसके साथ कुछ अजीब से नाम भी आते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, एमएसएफ, एमसीएलआर। ज्यादातर लोग ये सुनते ही चैनल बदल लेते हैं, ये सोचकर कि ये उनके काम की बात नहीं है। लेकिन सच ये है कि यही चीजें तय करती हैं कि आपकी ईएमआई कितनी होगी, बैंक में रखे पैसे पर कितना ब्याज मिलेगा और चीजें महंगी होंगी या सस्ती। आज इस वीडियो में हम इन सभी नामों को आसान भाषा में रोजमर्रा की मिसालों से समझेंगे। कोई मुश्किल शब्द नहीं, कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं, बस आसान बातचीत जैसे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम सारी चीजों को एक साथ जोड़कर भी समझाएंगे। आरबीआई क्या है, यह समझ लीजिए पहले। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह देश का सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन ये आपका हमारा अकाउंट नहीं खोलता। ये उन बैंकों का बैंक है जिनमें आपका खाता है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या अन्य कोई बैंक। जैसे आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ती है और आप बैंक से लोन लेते हैं, वैसे ही इन बैंकों को भी कभी कभी पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये बैंक कहाँ जाते हैं? आरबीआई के पास। बस ये एक बात याद रखिए, आरबीआई बड़ा बैंक है, बाकी बैंक उसके ग्राहक जैसे हैं। अब आगे की सारी बातें इसी रिश्ते पर टिकी हैं। अब बात करते हैं रेपो रेट, सबसे चर्चित शब्द। मान लीजिए आपके पड़ोसी को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए और वो आपसे उधार मांगे। आप कहेंगे ठीक है दे दूंगा, पर 10 रुपए सैकड़ा ब्याज लूंगा। यही तो होता है सामान्य उधार में, ब्याज दर तय होती है। बैंकों के साथ भी यही होता है। जब किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह आरबीआई से उधार लेता है। आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को ये उधार देता है उसी को कहते हैं रेपो रेट। अभी ये दर है 5.25%। आप समझिए इसका आपसे क्या रिश्ता है। जब आरबीआई बैंकों को सस्ते में पैसा देता है, यानी रेपो रेट कम होता है, तो बैंक भी आपको सस्ता लोन दे पाते हैं। आपकी होम लोन, कार लोन की ईएमआई कम हो सकती है। लेकिन जब आरबीआई बैंकों से ज्यादा ब्याज लेता है, यानी रेपो रेट बढ़ता है, तो बैंक भी आपसे ज्यादा ब्याज वसूलते हैं और आपकी ईएमआई बढ़ जाती है। तो अगली बार जब सुने आरबीआई ने रेपो रेट स्थिर रखा, तो सीधा मतलब समझिए फिलहाल आपकी ईएमआई में बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। रिवर्स रेपो रेट, बिल्कुल उल्टा खेल। ये रेपो रेट का उल्टा है। रेपो रेट में क्या होता था? बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेते थे। रिवर्स रेपो रेट में इसका उल्टा होता है। सोचिए कभी कभी बैंकों के पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि उसे लोन में बांटने की जगह नहीं बचती। ऐसे में बैंक वह फालतू पड़ा पैसा आरबीआई के पास जमा कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपना अतिरिक्त पैसा बैंक में एफडी करा देते हैं। आरबीआई इस जमा पैसे पर बैंकों को ब्याज देता है। यही ब्याज दर कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई इसका इस्तेमाल क्यों करता है, अब ये समझते हैं। अगर बाजार में बहुत ज्यादा पैसा घूम रहा हो और महंगाई बढ़ने का डर हो, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे बैंकों को लगता है अरे आरबीआई के पास पैसा रखने पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो वे अपना ज्यादा पैसा वहीं जमा कर देते हैं और बाजार में पैसा घूमना कम हो जाता है। इसे एक लाइन में ऐसे याद रखिए, रेपो रेट में आरबीआई पैसा देता है, रिवर्स रेपो रेट में बैंक पैसा देता है। बैंक रेट, बिना गारंटी वाला उधार। बैंक रेट ये भी वही काम करता है जो रेपो रेट करता है। आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, पर एक फर्क है। सोचिए आप किसी करीबी दोस्त को उधार दें और वह आपको अपनी बाइक या कोई सामान गिरवी रख दे, तो आप निश्चिंत रहेंगे। लेकिन अगर कोई बिना कुछ गिरवी रखे उधार मांगे, तो आप जरा ज्यादा ब्याज मांगेंगे, क्योंकि जोखिम ज्यादा होगा। रेपो रेट में बैंक आरबीआई के पास कुछ गिरवी रखते हैं, जैसे सरकारी कागजात, लेकिन बैंक रेट में कोई गिरवी नहीं होती, इसलिए ये उधार थोड़ा महंगा पड़ता है। अभी बैंक रेट है 5.5%, यानी रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा। कारण वही, बिना गारंटी का उधार। आम जिंदगी में इसका सीधा असर कम दिखता है, लेकिन यह एक ऐसी दर है जो बैंकों के लिए बेंचमार्क का काम करती है। सीआरआर, बैंक को अपना पैसा आरबीआई के पास रखना ही होगा।
अब एक जरूरी चीज सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। आप जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे को किसी और को लोन देकर कमाई करता है, पर आरबीआई का नियम है पूरा पैसा लोन में मत बांटो, कुछ हिस्सा मेरे पास सुरक्षित रखो। ये ऐसे समझिए जैसे घर में लोग पूरी सैलरी खर्च नहीं करते, कुछ हिस्सा इमरजेंसी के लिए बचा कर रखते हैं। आरबीआई भी बैंकों से यही करवाता है जबरदस्ती। मान लीजिए सीआरआर 4% है, इसका मतलब बैंक के पास जो भी लोगों का जमा पैसा है उसका 4% हिस्सा उसे आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना ही होगा। इस पैसे पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता। इसका फायदा क्या है? एक बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित रहता है, अचानक संकट में भी पैसे की दिक्कत नहीं होती है। आरबीआई इसके जरिए बाजार में पैसे का बहाव कंट्रोल करता है। अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाए तो बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है, बाजार में पैसा कम घूमता है और महंगाई पर लगाम लगती है। एसएलआर पैसा नहीं पर सुरक्षित चीजें रखनी होंगी। सीआरआर जैसा ही एक और नियम है एसएलआर, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। फर्क बस इतना है, सीआरआर में बैंक को कैश आरबीआई के पास रखना पड़ता है, एसएलआर में बैंक को अपने पास ही अपनी जमा राशि का एक हिस्सा सुरक्षित चीजों के लिए रूप में रखना पड़ता है, जैसे सरकारी बॉन्ड या सोना। यह पैसा आरबीआई के पास नहीं जाता, बैंक अपने पास ही रखता है, पर एक तय तरीके से। इसे इस तरीके से समझिए जैसे कुछ लोग अपनी बचत नकद रखने की बजाय सोना खरीद कर रखते हैं ताकि बुरे वक्त में काम आए। बैंक भी वैसे ही सुरक्षित चीजें अपने पास रखते हैं। याद रखने का आसान तरीका, सीआरआर का पैसा जाता है आरबीआई के पास, एसएलआर का पैसा रहता है बैंक के अपने पास, बस सुरक्षित रूप में। एमएसएफ बैंकों की रात की इमरजेंसी लाइन। अब बात एमएसएफ की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका जिक्र ताजा खबर में भी आया। अभी ये दर 5.5% पर है। सोचिए आधी रात को अचानक पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाए और सामान्य तरीके से किसी से उधार लेना मुमकिन ना हो। ऐसे वक्त लोग क्रेडिट कार्ड की इमरजेंसी लिमिट इस्तेमाल करते हैं, भले ही उस पर ब्याज ज्यादा लगे पर मजबूरी में लेना पड़ता है। बैंकों के लिए भी ऐसे ही एक इमरजेंसी लाइन है एमएसएफ। अगर किसी बैंक को अचानक रातों रात पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाए, जैसे लोगों ने अचानक बहुत पैसा निकाल लिया, तो बैंक इस रास्ते से आरबीआई से पैसा ले सकते हैं, पर इस पर ब्याज रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि ये आखिरी विकल्प है, आम रास्ता नहीं। एमसीएलआर, यही तय होती है आपकी असली ईएमआई। अब सबसे जरूरी बात, वह चीज जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है, एमसीएलआर। अब तक जो भी दरें समझी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ये सब आरबीआई और बैंकों के बीच का लेन देन था। पर जब बैंक आपको लोन देता है तो उसकी ब्याज दर कैसे तय होती है? यही आता है एमसीएलआर। सोचिए एक दुकानदार का उदाहरण, उसे सामान लाने में जो लागत आती है, गोदाम का किराया, ट्रांसपोर्ट, बिजली का बिल, उन सब को जोड़कर वह तय करता है कि किसी चीज को कम से कम कितने में बेचना है ताकि घाटा ना हो उसको। बैंक भी ऐसा ही कुछ करते हैं। बैंक को पैसा जुटाने में जो न्यूनतम खर्च आता है, जैसे आपकी एफडी पर दिए जाने वाला ब्याज, सीआरआर के चलते आरबीआई के पास बिना ब्याज पड़ा हुआ पैसा और बैंक का रोजमर्रा का खर्च, इन सब को जोड़कर एक न्यूनतम दर तय होती है। इससे कम पर बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता। इसी न्यूनतम दर को कहते हैं एमसीएलआर। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो अक्सर बैंकों का ये खर्च भी कम होता है, जिससे एमसीएलआर भी नीचे आता है और इसका सीधा फायदा आपको मिलता है क्योंकि आपकी होम लोन या पर्सनल लोन की ब्याज दर इसी एमसीएलआर से जुड़ी होती है। इसलिए जब भी न्यूज में सुने कि रेपो रेट बदला है, कुछ हफ्तों बाद आपके बैंक से भी लोन की दर बदलने का मैसेज आ सकता है। चलिए पूरी कहानी एक बार में जोड़ते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आरबीआई बाजार में पैसे की मात्रा और महंगाई को काबू में रखने के लिए ये सारे टूल इस्तेमाल करता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई बैंकों के साथ पैसों का रोज का लेन देन कंट्रोल करता है। सीआरआर और एसएलआर से आरबीआई ये पक्का करता है कि बैंकों के पास हमेशा एक न्यूनतम सुरक्षित पैसा और सुरक्षित चीजें बची रहे। एमएसएफ एक इमरजेंसी सेफ्टी लाइन है, आखिरी विकल्प के तौर पर, और एमसीएलआर वे आखिरी कड़ी है जिससे ये सारा असर आपकी ईएमआई और लोन की ब्याज दर तक पहुंचता है। आज आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है। सीधा मतलब फिलहाल आपकी लोन की ईएमआई में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद कम है, पर गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह भी कहा है कि महंगाई अक्टूबर-दिसंबर के बीच सबसे ज्यादा रहने की आशंका है। इसलिए आगे की बैठकों में आरबीआई क्या फैसला लेता है, इस पर नजर बनाए रखनी होगी।
तो अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, एमएसएफ और एमसीएलआर, ये सारे नाम आपके लिए मुश्किल नहीं रहे होंगे। अगली बार जब भी आरबीआई की पॉलिसी की खबर आए, आप खुद समझ पाएंगे कि इसका असर आपकी ईएमआई पर, आपकी बचत पर, आपकी जेब पर कैसे पड़ने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला कौन सा आर्थिक विषय हम आसान भाषा में आपको समझाएं।